हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइंस क्लास नाइन्थ बाय गौरव सर। हम बात कर रहे हैं बच्चों आज इस मैटर अराउंड अस प्योर के बारे में, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे आज बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट दैट इज सोल्युबिलिटी एंड कंसंट्रेशंस। बारे में बात कर रहे थे कंपाउंड्स के बारे में। हमने अब तक पढ़ लिया है एलिमेंट्स कितने टाइप के होते हैं, यानी कि मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड्स, उनकी प्रॉपर्टीज हम पढ़ चुके हैं। इसके अलावा हम बात कर चुके हैं किसके बारे में, इसके अलावा हम बात कर चुके हैं कि जो कंपाउंड्स होते हैं वो कैसे बनते हैं, उनमें केमिकल बॉन्डिंग कैसे होती है। फिर हम बात कर रहे थे किस चीज़ के बारे में, हम बात कर रहे थे कि जो कंपाउंड्स हैं जिनमें केमिकल बॉन्डिंग बन गई है, उसके बाद मिक्सचर्स क्या होते हैं। हमने पढ़ा मिक्सचर्स दो तरह के होते हैं। सोल्यूशन तो करते कुछ नहीं है, वो बेसिकली क्या होते हैं कि उनके अंदर जब कभी हम दो चीज़ों को आपस में मिक्स कर रहे हैं, बेसिकली जब कभी हम दो चीज़ों को आपस में मिक्स कर रहे हैं तो हम ये मान के चलते हैं कि उसके अंदर जो भी दो चीज़ें हैं वो इस तरीके से घुल जाती हैं, इस तरीके से घुल जाती हैं कि मानो हमें पता ही ना चले कि कौन सी चीज़ कहाँ पर है और कैसे। तो इसको हमने बोला क्या, इसको हमने बोला ट्रू सोल्यूशन। हमने लास्ट टाइम पे ये भी पढ़ा बच्चों की जो ट्रू सोल्यूशंस होते हैं, बेसिकली जो ट्रू सोल्यूशंस होते हैं वो तीन तरह के होते हैं। कौन कौन से तीन तरह के होते हैं? सॉलिड सोल्यूशन, लिक्विड सोल्यूशन और गैसेस सोल्यूशन। मैंने आपको क्लास 10 पे चार्ट बनवाया था, वो चार्ट आपको याद करना था, मैंने बताया था। और वो क्या बता रहा था, वो चार्ट ये बता रहा था कि व्हेन द फाइनल स्टेट, बेसिकली द फाइनल स्टेट ऑफ एनी सोल्यूशन, किसी भी सोल्यूशन का फाइनल स्टेट होगा, विल डिसाइड द फेज कि वो सोल्यूशन किस फेज का है, सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, क्या है। ये हमें तब पता चलेगा तो हमारा सोल्यूशन जो होगा वो उसका फाइनल स्टेट क्या होगा। उसके बेसिस पर हमने बात करी सॉलिड सोल्यूशन, लिक्विड सोल्यूशन और गैसेस सोल्यूशन के बारे में। अब हम बात कर रहे हैं क्या, सॉलिड, लिक्विड, गैस के बारे में हम बात कर रहे थे। इसके बाद मैंने आपको बताया था दो तरीके से और हम सोल्यूशन को डिफाइन कर सकते हैं, बल्कि तीन तरीके से सोल्यूशन को डिफाइन कर सकते हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट था। दैट इज कंसंट्रेटेड सोल्यूशन, इसकी मैंने तुम्हें डेफिनेशन लिखवा दी थी कंसंट्रेटेड की, और डाइल्यूट सोल्यूशन, मैंने तुम्हें डाइल्यूट की भी डेफिनेशन लिखवा दी थी बच्चों। कंसंट्रेटेड सोल्यूशन और डाइल्यूट सोल्यूशन दोनों की डेफिनेशन आप लिख चुके हो, ज्यादा मुझे याद है। और फिर हम बात कर रहे थे किसके बारे में, हम बात कर रहे थे सैचुरेटेड सोल्यूशन के बारे में। सैचुरेटेड की डेफिनेशन मैंने लिखवा दी थी या नहीं लिखवाई थी? अगर नहीं लिखवाई है तो लिख लो, क्योंकि ये भी एग्जाम में आ जाती है, जैसे कि लास्ट टाइम मैंने पूछा ही था क्वेश्चन गिने। हेलो सिद्धार्थ, हाँ जी, लिखवा दी थी। तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन हमने लिख लिया। अब इसके बाद सैचुरेटेड सॉल्यूशन में एक वर्ड आता है, देखो मैं तुम्हें दोबारा याद दिलाया था। सैचुरेटेड सॉल्यूशन की डेफिनेशन क्या थी? इट इज द सॉल्यूशन in which no more solute can be added। हम और ज्यादा सोल्यूट ऐड नहीं कर सकते। no more solute can be added in which no more solute can be added। ये कहलाता था क्या? सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब सैचुरेटेड सॉल्यूशन में मैंने तुम्हें एग्जांपल दिया था कि मान लो हमारे पास एक ग्लास है और उस ग्लास के अंदर हमने क्या करा, उस ग्लास के अंदर हमने पानी भरा। हमने जब उसमें पानी भर दिया उसके बाद हमने उसमें चीनी डालनी शुरू करी थी, अगर तुम्हें याद हो तो मैंने कहा था 1 ग्राम डाली, 2 डाली, 3 डाली, 4 डाली, 5 ग्राम डाल दी। तो मान लो हमने 5 ग्राम तक चीनी डाल दी, वो घुल गई, वो चीनी इसमें आराम से घुल गई। लेकिन जैसे ही हमने 6ठा ग्राम डालने की कोशिश करी, अब वो इसके अंदर नहीं घुल गई। तो मैक्सिमम कितना अमाउंट आ सकता है हमारे पास इस सोल्यूशन में? लेट्स से फॉर एग्जांपल ये 1 लीटर सोल्यूशन है, यानी कि ये जो पानी है, पानी का वॉल्यूम कितना है? 1 लीटर है, और इसमें मैंने कितने ग्राम चीनी डाली? 5 ग्राम। अब इससे ज्यादा चीनी नहीं आ सकती, तो ये सैचुरेट हो गया। इतनी बात समझ में आती है? ये सैचुरेट हो गया, बोलो हाँ के ना। आती है। तो ये जो 5 ग्राम आया, ये 5 ग्राम जो हमारे पास आया, ये 5 ग्राम क्या है? ये 5 ग्राम क्या है? ये चीनी की कौन सी मात्रा है? ये चीनी का कौन सा अमाउंट है? ये एग्जाम में आ जाता है। एनीबॉडी क्या कहना चाह रहा हूं? क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा होगा। व्हाट वी कैन से राइट नाउ, समझिएगा ध्यान से, इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, एग्जाम में आती है ये वाली बात। व्हेन वी से, जब हम ये बात कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? दैट इन 1 लीटर, लेट्स से, एग्जांपल बोल रहा हूं मैं, इन 1 लीटर ऑफ वाटर, लेट्स से कि 1 लीटर पानी में, इन 1 लीटर ऑफ वाटर मैक्सिमम 5 ग्राम्स ऑफ शुगर कैन बी डिजॉल्व। मैक्सिमम से मैक्सिमम 5 ग्राम शुगर डिजॉल्व हो सकती है। मैक्सिमम से मैक्सिमम कितनी हो सकती है? 5 ग्राम शुगर डिजॉल्व हो सकती है। तो ये जो 5 ग्राम शुगर डिजॉल्व हो रही है, ये जो 5 ग्राम शुगर डिजॉल्व हो रही है, ये शुगर की कहलाएगी क्या? ये कहलाएगी उसकी सोल्यूबिलिटी। क्या कहलाएगी? सोल्यूबिलिटी। कितना कोई चीज डिजॉल्व हो सकता है, कितना मैक्सिमम अमाउंट किसी चीज का डिजॉल्व हो सकता है, वो उसकी सोल्यूबिलिटी कहलाती है।
कितना मैक्सिमम अमाउंट किसी भी चीज का डिसॉल्व हो सकता है, वो उसकी सोल्युबिलिटी कहलाती है बच्चों। तो हमें पढ़ना क्या है, हमें पढ़ना है सोल्युबिलिटी। द सोल्युबिलिटी इज द मैक्सिमम अमाउंट इन सैचुरेटेड सोल्यूशन। या हम ये कह सकते हैं कि जब कभी कोई सोल्यूशन सैचुरेट हो गया तो उसमें कितना अमाउंट है सोल्यूट का, वो उसकी सोल्युबिलिटी कहला सकती है, वो उसकी सोल्युबिलिटी कहला सकती है। बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जाम में बहुत आती है, 12th में एज इट इज ये टर्म आती है, 12th क्लास में एज इट इज पूछा जाता है इस टर्म को कि व्हाट इज सोल्युबिलिटी। बोलो आके ना आती है समझ या नहीं? चलिए गुड। तो इसकी डेफिनेशन लिखेंगे, लिखिए, हेडिंग डालेगा बच्चों सोल्यूबिलिटी, हेडिंग डालेगा बच्चों सोल्यूबिलिटी। डेफिनेशन लिखनी है इसकी तो हेडिंग डालेगा सोल्यूबिलिटी। देखिएगा, द सोल्यूबिलिटी ऑफ सोल्यूट मे बी डिफाइंड एज द solubility of solute may be defined as the solubility of solute may be defined as the maximum amount of solute in grams, mind it, ये हमेशा हम ग्राम्स में लेंगे, in grams require to prepare a saturated solution, तो किसी भी सोल्यूट की सोल्यूबिलिटी क्या कहलाई कि कितना सोल्यूट का अमाउंट चाहिए। हाँ, इसमें एक बात जो स्कूल टीचर्स नहीं लिखवाते हैं वो मैं तुम्हें यहां लिखवाना पसंद करूंगा, एट गिवन टेम्परेचर। यहाँ टेम्परेचर आपको कांस्टेंट रखना पड़ेगा, याद रखिएगा। अगर आप टेम्परेचर चेंज कर देते हैं तो सोल्युबिलिटी चेंज हो जाती है। इसका क्या मतलब है, मान लीजिए आपने क्या करा, पानी में चीनी घोली, अब पानी में आपने चीनी घोली तो भैया चीनी घुल गई, फिर आपने और चीनी घोली, अब वो घुलनी बंद हो गई, तो आपका सोल्यूशन सैचुरेट हो गया। अब आपकी मम्मी ने कहा या आपको किसी ने भी कहा, टीचर ने कहा कि भाई नहीं इसमें भी और चीनी घोलो, हमें तो और चीनी चाहिए, वो सर और नहीं घुल रही, नहीं भैया हमें तो चाहिए, तो क्या करोगे? आपको अगर उसके अंदर और चीनी घोलनी है, जितनी घुल सकती है उतनी घुल गई, फिर भी और घोलनी है, जबरदस्ती और घोलनी है, तो क्या करोगे? व्हाट ऑप्शन यू पीपल हैव? टेम्परेचर बढ़ाएंगे, है ना? तो टेम्परेचर चेंज कर दोगे तो सोल्युबिलिटी का अमाउंट चेंज हो जाएगा। तो हम जो बात करेंगे फिर वो कांस्टेंट टेम्परेचर पे बात करेंगे, ये नहीं कि सर आप बार बार टेम्परेचर चेंज करते रहो, कभी ठंडा पानी ले लो कभी गर्म। आप एक टेम्परेचर बता दो, इस टेम्परेचर की बात कर रहे हैं तो हम उसी की बात करेंगे। वो कोई सा भी हो सकता है, वो 10 डिग्री हो सकता है, 20 हो सकता है, 30 हो सकता है, 40 हो सकता है, वो कोई सा भी टेम्परेचर हो सकता है, पर एक टेम्परेचर लेना पड़ेगा, एक ही बार में टेम्परेचर लेना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? बोलिएगा। आज तो आपको डबल डबल चीजें मिल रही हैं। कैसे? जब एग्जाम्पल लिखना चाहो तो लिख लो, याद करने की जरूरत नहीं है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम प्रैक्टिकली बात करें तो 1 लीटर वाटर के अंदर 204 ग्राम शुगर डिजोल्व हो सकती है मैक्सिमम, 5 या 6 नहीं, वो तो मैं सिर्फ समझाने के लिए बोल रहा था। 204 ग्राम डिजोल्व हो सकती है, और वो भी किस टेम्परेचर पे? एट 20 डिग्री सेल्सियस। तो टेम्परेचर का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। आप टेम्परेचर के रोल को सर सही लग रहा है, चलो बढ़िया, थैंक यू बेटा। तो आप टेम्परेचर के रोल को नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, टेम्परेचर का रोल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड यू हैव टू पे मोर कंसंट्रेशन और यू हैव टू पे मोर थॉट्स अबाउट टेम्परेचर कि व्हेन वी इंक्रीज इट। अभी बताऊंगा, अभी इसमें क्वेश्चन आएगा ऑन व्हाट फैक्टर्स सोल्युबिलिटी कैन चेंज, कौन से फैक्टर्स हैं जिससे सोल्युबिलिटी चेंज होती है। तो टेम्परेचर अपने आप में एक फैक्टर है ही, तो बल्कि आप हेडिंग डाल लीजिए। अगली हेडिंग हमारे पास यही आती है, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सोल्युबिलिटी। तो नेक्स्ट हेडिंग आ गई हमारे पास, क्या नेक्स्ट हेडिंग आ जाती है बच्चों, इफेक्ट्स ऑफ टेम्परेचर ऑन सोल्युबिलिटी। इफेक्ट्स ऑफ टेम्परेचर ऑन सोल्युबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप यकीन मानिएगा, अगर आप साइंस ले रहे हैं और 11 12 में, मेरे पास 12th की बुक है, मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये 12th की बुक है और आप यकीन मानिएगा इसके अंदर चैप्टर है, ये देखिएगा, सॉल्यूशन, इफ इट इज विजिबल टू यू पीपल। चैप्टर का नाम ऊपर कॉर्नर में लिखा हुआ है, बैक कॉर्नर में, सॉल्यूशन। तो ये 12th तक में आना है आपके पास। तो आपको बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बता रहा हूँ, फैक्टर्स अफेक्टिंग सोल्युबिलिटी और वो सारा कुछ, ये सब कुछ आपको 12th में दोबारा से करना है, ये सब कुछ आपको 12th में दोबारा से करना है। तो बहुत 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 इंपॉर्टेंट हो जाता है ये। और क्या है टेम्परेचर का इफेक्ट समझते हैं। हाँ जी, ऑन, हालांकि 12th में आती है, अलग हो जाएगा ये, 12th में आती है थोड़ा सा बदल जाएगा ये, लेकिन तुम्हारे लिए जनरली अगर तुम्हारी बात की जाए, ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, मैं इसीलिए एक वर्ड ऐसा लिखाऊंगा जो मेरी बात को सही भी कर देगा। जनरली
जनरली क्यों लिखवा रहे हो सर? क्योंकि हर बार नहीं होता। ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर जनरली द solubility of solute increases। इसका मतलब क्या सर? कम भी हो सकती है सोल्यूबिलिटी। क्या ऐसा भी हो सकता है कि आपने टेम्परेचर बढ़ाया और चीजें घुलनी कम हो गई? जनरली इंक्रीज होगा। आपने पानी में चीनी डाली, अब चीनी आपको और घोलनी है, आप गर्म करोगे चीनी और घुल जाएगी। लेकिन क्या ऐसा भी हो सकता है कि आपने इंक्रीज करा टेम्परेचर और सोल्यूबिलिटी कम हो गई? anyone can give me the answer of this question? This is a very important question. लगाया कभी किसी को? कभी किसी को लगाया है चूना? चूना लगाया है किसी को? नहीं लगाया है ना। चलो कोई बात नहीं। एग्जाम्पल मैं इसका जो बता रहा हूँ वो क्या है बेसिकली, इसको अगर आप क्या कहते हैं उसके हिसाब से देखोगे, केमिस्ट्री के हिसाब से, तो इट इज कैल्शियम कार्बोनेट, और इसको हम व्हाइट वॉश भी कहते हैं। जो चूना होता है, जो कैल्शियम कार्बोनेट होता है, जो पान पे लगता है ना, वो पान पे ऐसे ऐसे करके व्हाइट लगाते हैं, तो उस पे लगता है। उसकी खास बात क्या होती है? आपने घर वालों से पूछना, आपके पेरेंट्स को पता होगा। पुराने जमाने में लोग सिर्फ व्हाइट वॉश किया करते थे, अब तो ट्रैक्टर इमल्शन और नैरोलैक और ये और वो घर बुला के तो देखो बढ़िया बढ़िया पेंट आ गए है ना। बाहरी दीवारों को अलग पेंट लग रहा है, अंदर की दीवारों को अलग पेंट लग रहा है ना, तो अलग अलग पेंट आ गए। लेकिन पहले क्या होता था? पहले के जमाने में लोग सिर्फ व्हाइट वॉश कर लिया करते थे। चूने में रंग मिलाया, नील मिला दिया, नील समझते हो ना, जो कपड़ों पे लगता है वो मिला दिया, या चूने में ईंट का चूरा मिला दिया, हल्का सा रेडिश कलर आ गया, तो इस तरह के कलर, या मान लो चूने के अंदर हल्का 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 एक मिट्टी जैसा रंग आता था, वो मिला दिया पीले से रंग का, तो वो चूना करते थे, चूना लगाते थे, है ना। तो वो चूना जो लगाते थे, हाँ इंडिगो आप डाल सकते हो, तो इंडिगो तो कलर ही हो गया, तो एक अलग चीज हो गई। बट वो जो चूना हम डालते थे, लगाते थे, उसकी खास बात क्या है? जब उसे आप पानी में घोलोगे तो पानी में घोलने के बाद उसमें से हीट खुद ही निकल जाएगी, वो बुलबुले बबल्स बनाएगा, बॉयल होना शुरू हो जाएगा। अगर आप उसे हाथ लगाओगे आपका हाथ जल जाएगा, इतना गर्म हो जाता है जब चूना और पानी आपस में मिलता है। तो ऐसे क्या चूना लगा गया, चूना लगा नुकसान कर गया आपको, ऐसा चूना लगा गया जो गर्म पानी के साथ मिलकर गर्म हो चुका है, आपकी बॉडी को नुकसान पहुंच रहा है, तो वहां से कहावत बनी कि चूना लगा गया, है ना। तो जो चूना होता है वो एक ऐसा प्रोसेस होता है कि उसका टेम्परेचर बढ़ने पर उसकी सोल्युबिलिटी कम हो जाती है, क्योंकि वो पहले से ही टेम्परेचर बढ़ा रहा है, तो हमें तो टेम्परेचर बढ़ाना ही नहीं है, उस केस में हमें टेम्परेचर घटाना पड़ेगा। तो इसीलिए मैंने एक वर्ड लिखवाया आपको यहाँ पर। कौन सा वर्ड मैंने आपको लिखवाया? जनरली। हमेशा ऐसा नहीं कि टेम्परेचर बढ़ाने पे बढ़ेगा, कभी कभार टेम्परेचर बढ़ाने पे घट भी सकता है। समझ में आ रही है बात? तो ये हो गया बेटा क्या? इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। अब इस पर एक टॉपिक पर न्यूमेरिकल आ जाता है, सोल्युबिलिटी वाले टॉपिक पर एक न्यूमेरिकल आ जाता है। क्या न्यूमेरिकल आता है समझते हैं। मैं बताता हूँ कि इसमें न्यूमेरिकल कैसे कैसे आते हैं बच्चों। किसी भी सब्सटेंस की सोल्युबिलिटी समझ में आ गई है तुम लोगों की? सोल्युबिलिटी क्या होती है? इट इज अ मैक्सिमम अमाउंट ऑफ द सोल्यूट दैट कैन बी एडेड एट अ गिवन टेम्परेचर। किसी भी गिवन टेम्परेचर पे कितना सोल्यूट ऐड हो सकता है, वो सोल्युबिलिटी कहलाती है। क्या कहलाती है? सोल्युबिलिटी कहलाती है। ठीक है। अब इसके क्वेश्चंस कैसे आते हैं? मैं तुम्हें एक क्वेश्चन लिखवा रहा हूं बच्चों, एक न्यूमेरिकल करवा रहा हूं। न्यूमेरिकल भी आते हैं इस टॉपिक पे। मैंने पहले कहा टॉपिक थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, तो इसका न्यूमेरिकल क्या है वो देखेंगे। एक सेकंड, थोड़ा सा ऊपर लिख दिया, यहाँ मेरी फोटो के नीचे आ रहा है। 40 grams of common salt in 320 grams of water. 320 grams of water. Calculate the concentration in terms of mass percent. So ये in 20 grams solubility of sugar, sorry, of NaCl in water is 200 gram per kg. Then how much more NaCl can be added? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाउ मच मोर NaCl कैन बी एडेड निकालेंगे। हाउ मच मोर NaCl कैन बी एडेड, तो वो क्वेश्चन में आपको क्या देते हैं? वो क्वेश्चन में आपको देते हैं कि भैया हमारे पास 40 ग्राम ऑफ कॉमन सॉल्ट है 320 ग्राम ऑफ वाटर में। वो कहता है अगर सॉल्युबिलिटी कितनी है 200 ग्राम इन पर केजी है, तो बताओ कितना और ऐड हो सकता है। अब वो गिवन क्या क्या देते हैं? सबसे पहला काम गिवन लिखेंगे। मैंने आपको फिजिक्स में सिखाया हुआ है, तो हम फिजिक्स पढ़ रहे थे। आपको गिवन है क्या? 40 ग्राम NaCl, 320 ग्राम वाटर। वो कहते हैं कि 1000 ग्राम में, अच्छा मैं 1000 ग्राम क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि पर केजी
1 kg का मतलब हो गया 1000 ग्राम में। कितना आ सकता है? 1000 ग्राम में आ सकते हैं 200 ग्राम। तो 200 ग्राम NaCl 1000 में आ सकता है। तो 320 में कितना आएगा बता सकते हो? अगर वो क्या कह रहे हैं कि 1000 ग्राम पानी में, 1000 ग्राम वाटर में 200 ग्राम NaCl आ रहा है, तो 320 ग्राम में कितना आएगा? अगर 1000 ग्राम में 200 आ रहा है तो 320 ग्राम में कितना आएगा? तो हम सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, देखो ध्यान से देखो मैथमेटिकली कैसे सॉल्व करेंगे इसको। हम बोलेंगे 200 ग्राम NaCl इन 1000 ग्राम वाटर, 1 ग्राम NaCl इन कितने में? 1000/200, या 1 ग्राम वाटर में कितना आएगा ये निकाल लेते हैं, ये ज्यादा बेटर रहेगा। फिर वो कह रहे हैं 320 ग्राम वाटर में कितना होगा, तो 200/1000 इंटू 320, ये यहाँ से कट गया, ये कट गया, ये 5 आ गया, ये आ गया, 5 6 30 और 5 4 20, 64 ग्राम। 320 में कितना घुल सकता है? 64 ग्राम। बोलो पहले ये बात समझ में आती है? देयरफॉर हम क्या कह सकते हैं, दैट इज इन 320 ग्राम वाटर मैक्सिमम ऑफ 64 grams NaCl कैन डिजोल्व। हाँ जी, यहाँ तक बात समझ में आ गई सबको? अंशु को तो आ गई, और बाकी लोगों को आई है नहीं आई है? ठीक है जी। अब पहले से कितना ऐड था? 40 ग्राम ऑलरेडी है, ऑलरेडी प्रेजेंट है। देयरफॉर 64 माइनस 40 इक्वल्स टू 24 ग्राम। ये आपका आंसर है। हमें कितना और देना है? 24 ग्राम और देना है। देखो दोबारा बताता हूँ मैं बच्चों, कोई बात नहीं। मैंने तुमसे ये कहा कि हमारे पास पानी है, हमारे पास कितना पानी है ध्यान से समझना। मैं तुम्हें इसको डायग्रामेटिकली समझाने की कोशिश करता हूँ, हालांकि समझ में तुम्हारे थोड़ा सा देर से आ रहा है, कोई बात नहीं, थोड़ा सा पहली बार कर रहे हो ऐसा क्वेश्चन। हमारे पास मान लो ये ग्लास ऑफ वाटर है और इसमें 320 ग्राम्स वाटर, कितना है? 320 ग्राम्स, और इसके अंदर मान लो 40 ग्राम्स इसके अंदर NaCl डाला हुआ है। वो कहते हैं कि बताओ और कितना डाल सकते हैं। 40 ग्राम डाला हुआ है, बताओ और कितना डाल सकते हैं। तो सिद्धार्थ हमें ये पता है, उन्होंने चीज और गिवन दी है कि अगर आपके पास 1 लीटर पानी है, कितना है? 1 kg, 1 kg पानी है। उन्होंने मास के बारे में बात करी है। अगर आपके पास 1 kg यानी कि 1000 ग्राम, 1 kg यानी कि 1000 ग्राम पानी है, 1000 ग्राम पानी है, तो इसके अंदर वो कह रहे हैं, उन्होंने खुद बोल दिया कि इसके अंदर भैया 200 ग्राम आ सकता है NaCl, 200 ग्राम NaCl आ सकता है। तो अगर 1000 में 200 ग्राम आ सकता है, अगर 1000 में 200 ग्राम आ सकता है, तो 320 में कितना आएगा? अगर 1000 में 200 ग्राम आ सकता है तो 320 ग्राम में कितना आएगा ये हमें पता लगाना है। 320 ग्राम में कितना आएगा ये हमें पता लगाना है, ठीक है ना। तो उसको पता लगाने के लिए हमने क्या करा बेटा, हमने करा कि भाई 200 ग्राम जो है वो 1000 में आ रहा है। वही जैसे 200 रुपए के या 1000 रुपए के 200 आम, और एक आम कितने का, तो 200 बटा 1000, फिर 320 रुपए में कितने आम, इस तरीके से हमने निकाल लिया, सिंपल मैथ से। अच्छा, अगर ये दूसरे वाली में आ गई तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हो। भैया ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, और ऐसे ही और बहुत सारे क्वेश्चन आने हैं एग्जाम में जो कि इंपॉर्टेंट है और हमें वो करने भी है, हम करते रहेंगे। लेकिन उसके बाद आज की बहुत इंपॉर्टेंट टर्म हम पढ़ेंगे कंसंट्रेशन। अगली टर्म आती है बच्चों हमारे पास कंसंट्रेशन। सर ये तो हमने पहले भी पढ़ लिया है। कोई बात नहीं बेटा, सिद्धार्थ कंफ्यूज हो गया था। NaCl में क्या कंफ्यूज होना था, नमक में क्या कंफ्यूज हो सकता है? में डालने के काम आता है, बातों में डालने के काम आता है, अचार में डालने के काम आता है ना, बहुत सारी जगहों पे लगाने के काम आता है नमक। तो खैर कोई बात नहीं। अब वर्ड आ गया हमारे पास अगला, क्या? कंसंट्रेशन। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है कंसंट्रेशन। इंपॉर्टेंट वर्ड क्यों है बच्चों कंसंट्रेशन? क्योंकि हम ये पहले भी पढ़ चुके हैं। पहले हमने कंसंट्रेशन नहीं पढ़ा था, पहले हमने पढ़ा था कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। क्या पढ़ा था? कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। वो सॉल्यूशन जिसमें सोल्यूट की मात्रा ज्यादा होती है, वो सॉल्यूशन जिसमें सोल्यूट की मात्रा ज्यादा होती है। बच्चों अब हम पढ़ रहे हैं वर्ड कंसंट्रेशन। इसका मतलब क्या है? इट इज द प्रोसेस, ये एक प्रोसेस है या ये एक तरीका है निकालने का, एक मेजरमेंट है। इट इज द अमाउंट, कंसंट्रेशन मतलब कितना अमाउंट ऑफ सोल्यूट, इट इज द अमाउंट ऑफ सोल्यूट और वन कंपोनेंट, किसी भी एक कंपोनेंट का अमाउंट। बताता हूं अभी क्या है इसका मतलब, अमाउंट ऑफ सोल्यूट और वन कंपोनेंट इन गिवन अमाउंट ऑफ सोल्यूशन। इसको मैं हिंदी में बोला करता हूं बच्चों, कितने में कितना, कितना सोल्यूट कितने सोल्यूशन में है।
जैसे हम कहते हैं ना, फिल्मों में तुमने देखा होगा चाय बनानी है 1 कप, आगे बना दीजिए, शुगर कितनी लेंगे 2 स्पून 3 स्पून, तो वो स्पून क्या है, कंसंट्रेशन है। वो तो स्पून की बात कर रहे हैं, हम यहाँ मास की बात करेंगे कि कितना प्रेजेंट वो है, हमें निकालना होगा, वो बोलेंगे तो हमें निकालना होगा कितना प्रेजेंट है, तो वो हम पढ़ेंगे क्या है, कितना परसेंट है, कितना वॉल्यूम है, कितना मास है, ये सब बातें हमें बतानी होगी कंसंट्रेशन के बारे में। तो कंसंट्रेशन क्या है, इट इज अमाउंट ऑफ एनी वन कंपोनेंट इन अ गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन। इसको डिटेल में पढ़ना है बच्चों, तो हम अब ये टॉपिक जो है इसको डिटेल में समझते हैं कंसंट्रेशन। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बता देता हूं, फॉर एग्जांपल मान लो मैं कहता हूं कि मेरे पास 1000 ग्राम सॉल्यूशन है, उसमें मैंने कहा 50 ग्राम सोल्यूट है, तो क्या कंसंट्रेशन है सोल्यूट की, सोल्यूट की कंसंट्रेशन है 50/1000, ये 1000 में 50 कितने में 1000, बड़ा सिंपल सी बात है, पर इसको बोलते क्या है, कंसंट्रेशन, कितनी अमाउंट प्रेजेंट है सोल्यूट की पूरे सोल्यूशन में, दैट इज नोन एज कंसंट्रेशन। अच्छा, इसको अलग अलग तरीके से निकाल सकते हैं, देखो मैं और समझाता हूं इसका मतलब। मान लो मैं तुमसे कहता हूं कि एक क्लास में 50 बच्चे हैं, मान लो मैं तुमसे कहता हूं एक क्लास में 50 बच्चे, चलो 100 बच्चे कर लेते हैं फॉर द सेफ्टी सेक, समझ में आ जाएगा क्या कह रहा हूं, 100 बच्चे, और मैंने कहा 75 बॉयज है 25 गर्ल्स है, तो क्या कंसंट्रेशन है गर्ल्स की, तो हम क्या बोलेंगे सर, टोटल सो है 25 है, तो 25 1/4 है सर, है नहीं, तो ये क्या हो गया, ये हो गया कंसंट्रेशन ऑफ गर्ल्स। सर आप तो सोल्यूशन की बात कर रहे थे, ये किसी में भी निकाल सकते हो, जिसे पॉपुलेशन निकालते हैं ना, ऐसी कंसंट्रेशन निकालते हैं, कितना कितने में, कितना कितने में, है ना। ऐसी मान लो मैंने कहा भाई मान लो मेरे पास लेट्स से 1000 रुपीज है, और उसमें से 2 रुपीज वाले कॉइन्स जो है वो 20 है, तो कितने हैं, 1000 कॉइन्स है, चलो 1000 कॉइन्स है, रुपीज भी नहीं है, 1000 कॉइन्स है, मान लो मैंने कहा मेरे पास 1000 कॉइन्स है, और उससे तो 2 रुपीज वाले कॉइन्स की कंसंट्रेशन क्या होगी, तो मैं क्या करूंगा, सिंपली 20/1000, तो जो भी आंसर आएगा 1/500 या 1/50, जो भी आंसर आ रहा है वो मेरी कंसंट्रेशन हो जाएगी। जाति वाती मत दे, कैसे कैसे निकाली जा सकती है इसके बारे में हम बात करेंगे, पर हम आज बात नहीं करेंगे इसके बारे में हम बात करेंगे बच्चों कल, क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लंबा टॉपिक है, इसको कल समझते हैं। और एक न्यूमेरिकल मैं तुम्हें गारंटी से बता रहा हूँ एनटीएससी में भी आएगा, और कम से कम एक न्यूमेरिकल आपके स्कूल के एग्जाम में भी आएगा, ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है, तो हमसे ठीक से समझना है, ढंग से करना है, तो इसको हम कल करेंगे। आज के लिए हम इतना रखते हैं, और भैया जिनकी फीस ड्यू है फिर भी एक बार आज दोबारा लिख लेते हैं। कंसंट्रेशन क्या होता है, कंसंट्रेशन इट इज द measurement of amount of solute in given amount of solution। किसी भी सॉल्यूशन में कितना सोल्यूट है, किसी भी सॉल्यूशन में किसी भी सॉल्यूशन में कितना सोल्यूट है, गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन को कहलाता है क्या, वो कहलाता है कंसंट्रेशन। इट इज द गिवन अमाउंट ऑफ सोल्यूट, मेजरमेंट ऑफ अमाउंट ऑफ सोल्यूट इन द गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। अब इसमें हम आगे बढ़ते हैं, तो हमें अलग अलग टाइप से कंसंट्रेशन पढ़ने हैं बच्चों। सबसे पहला कंसंट्रेशन का टाइप हमारे पास आता है, वो क्या आता है, लिखेगा, इट इज ऑफ फॉलोइंग टाइप, इट इज ऑफ फॉलोइंग टाइप। नंबर 1, सबसे पहली कंसंट्रेशन की टर्म आती है हमारे पास मास परसेंट, यानी कि कितना सोल्यूट प्रेजेंट है। जैसे मैंने कल आपको बताया था, नंबर्स नाप सकते हैं, ये मान लो 50 स्टूडेंट्स हैं, तो उसमें से कितने लड़के हैं कितनी लड़कियां हैं, नंबर्स में नाप लिया। हम ये कहते हैं कि 50 बच्चे हैं, उनका जो वेट है वो मान लो 1000 किलो है 50 बच्चों का, तो लड़कों का वेट कितना है, उस हिसाब से वेट निकाल लिया, मास निकाल लिया, वॉल्यूम निकाल लिया। तो हमारे पास पहला तरीका है कंसंट्रेशन निकालने का बच्चों, क्या, मास परसेंट। मैं समझाता हूँ ये क्या होता है। मास परसेंट को समझने के लिए आप क्या लिखोगे इसमें आगे, इसको आपको कंटिन्यू करना है, तो लिखेंगे लेट, मान लीजिए आपके पास 2 कंपोनेंट है, या पहले इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं, चलिए मास परसेंट की डेफिनेशन क्या होती है हमारे पास, वो लिख लेते हैं। इट इज द परसेंटेज ऑफ मास ऑफ वन कंपोनेंट। अच्छा, मैं यहाँ वन कंपोनेंट वर्ड क्यों यूज कर रहा हूँ, इसकी जगह मैं सोल्यूट वर्ड भी यूज कर सकता हूँ, पर वन कंपोनेंट का फायदा ये है कि सोल्यूट और सॉल्वेंट दोनों के लिए काम कर जाएगा। अब वो वन सोल्यूट है या वन सॉल्वेंट है, वो आपकी मर्जी, आपको क्या निकालना है। जैसे भी हम एग्जांपल में देखेंगे, इट इज अ परसेंटेज ऑफ मास ऑफ वन कंपोनेंट इन गिवन मास, या इन टोटल मास लिख दो, गिवन की जगह ज्यादा बढ़िया वर्ड रहेगा, इन टोटल मास ऑफ सोल्यूशन, इन टोटल मास ऑफ सोल्यूशन। सोल्यूशन के टोटल मास में, सोल्यूशन के टोटल मास में कितना मास होगा परसेंटेज, वो हमें बताना। अब जैसे मैंने कहा कि इस एग्जांपल से समझ सकते हैं हम लोग, इसके लिए एग्जांपल यूज करते हैं। लेट फॉर एग्जांपल, लेट आपके पास 2 चीजें आपने मिक्स करी, ए एंड बी आर
टू कंपोनेंट्स, ये दो चीजें हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि ए सोल्यूट है, मैं ये नहीं कह रहा कि बी सोल्यूट है, कोई भी सोल्यूट हो सकता है, कोई भी सॉल्वेंट हो सकता है। ए एंड बी आर टू कंपोनेंट्स इन अ सॉल्यूशन, एक सॉल्यूशन है, इन दोनों से मिलकर बना हुआ है, ए और बी से। एंड masses of A and B are, कितना कितना मास है उनका, of A and B are, तो जो उनका मास है मालूम मैं कहता हूँ कि वो है MA and MB respectively, are respectively। then वो कहेंगे बताइए मास परसेंट ऑफ A कितना होगा। A का मास परसेंट पूछेंगे आपसे। मैं दोबारा बताता हूँ, मान लीजिए आपको उन्होंने कहा कि आपके पास दो कंपोनेंट है, एक A और एक B, दो कंपोनेंट है A और B, ए का मास है MA और बी का मास है MB। तो आपसे पूछेंगे भाई मास ऑफ A MA है, मास ऑफ B MB है, तो मास परसेंट ऑफ A कितना होगा या मास परसेंट ऑफ B कितना होगा। तो किसी भी चीज का मास परसेंट निकलवा रहे हैं, किसी भी सॉल्यूशन में किसी भी चीज का मास परसेंट निकलवा रहे हैं, तो मास परसेंट कैसे निकालेंगे बच्चों, समझते हैं। तो मास परसेंट ऑफ A क्या हो जाएगा, मास परसेंट ऑफ A हो जाएगा MA अपॉन MA प्लस MB इंटू 100। अब MA प्लस MB क्या है, MA प्लस MB क्या है, ये है टोटल मास, यही तो बोला, इट इज अ टोटल मास लिख सकता हूं। तो ये क्या हो जाएगा, मास परसेंट ऑफ ए, क्या हो जाएगा, मास परसेंट ऑफ ए। ऐसे ही वो कहेंगे बताइए भैया व्हाट इज मास परसेंट ऑफ बी, तो मास परसेंट ऑफ बी कितना हो जाएगा, MB अपॉन MA प्लस MB इंटू 100, MB अपॉन MA प्लस MB इंटू 100। समझ में आती है बात। तो ये क्या है, ये है मास परसेंट, क्या है, मास परसेंट। अच्छा अब परसेंट हैव नो यूनिट, क्यों, क्योंकि तो परसेंटेज अपने आप में, तो बस इसमें तो परसेंटेज लगेगी, जो भी आपका अमाउंट आएगा उसका परसेंटेज लगा। मास ऑफ सॉल्यूशन इज फॉर्म by mixing 20 grams of कार्बन डाइऑक्साइड। ये आती जाती रहेगी भैया, मैं पहले ही बता रहा हूं, जब तक 95% इन 150 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन ऑफ, ये हार्ड है, थोड़ा हार्ड चाहिए था आपको, ये थोड़ा हार्ड है, देखो जी इसको, नहीं तो और हार्ड देता हूँ, और ज्यादा हार्ड दूंगा तो फिर आपका दिमाग थोड़ा सा साउंड के आपका दिमाग सुनना पड़े। इससे अच्छा है कि आप सुन लें मेरी बात और इस क्वेश्चन का आंसर निकालें। इसी के साथ लाइट आ गई है तो शायद थोड़ा सा कनेक्शन भी ठीक हो गया होगा, तो करेगा जी। हाँ जी आर्ची बेटा, अक्षरा बेटा आंसर दे दिया करो, ऐसा ना हो कि घर पे मम्मा को बताना पड़े कि आप रिप्लाई नहीं करते हो। आर्ची और अक्षरा तुम दोनों के बिल्कुल भी आंसर्स नहीं आ रहे हैं। शुगर का मास परसेंट दे रखा है कितना, 35%। और क्या दे रखा है, टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन दे रखा है, पूछे मास परसेंट दे रखा है, टोटल मास। शुगर नहीं निकल सकता, हमें पता है मास परसेंट ऑफ शुगर का फॉर्मूला क्या होगा, ऑफ शुगर विल बी इक्वल्स टू मास ऑफ शुगर अपॉन टोटल मास इंटू 100। अब मास परसेंट ऑफ शुगर कितना है, 35, मास हमें निकालना है, टोटल मास कितना है 150 इंटू 100, ये कट गया यहाँ से, ठीक है जी। फिर ये 5 2 जा और ये 5 7 जा, तो मास कितना आ जाएगा, मास ऑफ शुगर आ जाएगा आपके पास, मास ऑफ शुगर विल बी, अयान अगर यहाँ पर देखेगा तो ये आंसर समझ में आ जाएगा। बात समझ, शुगर कितना हो जाएगा देखेंगे, 7 इंटू 15 अपॉन 2, तो ये हो गया 7 5 35, 3 105/2, ये हो गया आपका 52.5 ग्राम। इतना आपके पास क्या हो गया, इतना आपके पास आ गया, दैट इज मास ऑफ शुगर। शुगर का मास ये है, तो पूरे सॉल्यूशन का मास कितना हो जाएगा, जरा देखना, कैलकुलेट सही करा मैंने, हो सकता है कैलकुलेशन में कुछ इशू आ गया हो। मैं एक काम करता हूँ, सिंपल कैलकुलेशन करता हूँ, ये वाला हटा देता हूँ, देते हैं अपॉन टोटल मास। मेरे ख्याल से हमने कितना बोला है, टोटल मास हमें 150 बोला है, तो टोटल मास 150 है इंटू 100, तो मास क्या हो जाएगा, मास इक्वल्स टू 35 इंटू 150 अपॉन 100, तो 0 से 0 कट गया, फिर ये आ जाएगा आपके पास कितना, यही आ रहा है ना, तो ये आ जाएगा आपके पास कितना, 52.5 ग्राम। अब शुगर कितनी आ गई, 52.5 ग्राम, शुगर कितनी आ गई 52.5 ग्राम, तो भैया बाकी बचा हुआ क्या है, वाटर है, सो शुगर इज 52.5 ग्राम। अब वाटर कितना होगा, मास ऑफ वाटर
टोटल मास कितना था 150, उसमें से शुगर माइनस कर दो 52.5, तो जो बचेगा वो बचेगा तुम्हारा लगभग लगभग 97.5 ग्राम्स। ये आपका वाटर हो गया। So the question was very easy. Only the language was very is not very tricky. The language was tricky. आपको ट्रिकी लैंग्वेज समझ में आनी चाहिए भाई। अब आप लोग वो इतने छोटे नहीं रहे। अगर आप लोगों को लगता है कि ये क्वेश्चन हार्ड है तो लिटरली यू पीपल नीड टू वर्क वेरी हार्ड। ठीक है, क्वेश्चन वाज वेरी इजी, ओनली द लैंग्वेज आई गेव यू इज ट्रिकी एंड केस इन द ओलंपियाड एग्जाम्स। सो व्हाट exactly you have to do is to concentrate on your concepts. If you will concentrate on your concepts, if you will learn the things correctly, if you will understand the things correctly, nothing will be difficult for you people. So it's a very simple question for mathematics. It's not a question of the science even. Okay, so it's 97.5 gram. Got my point? Are you getting it? Yes sir. आरची yes sir बोलने से काम नहीं चलेगा ना बेटा, आंसर्स देने पड़ेंगे ना बच्चे, है ना बेटा? तो आंसर्स कब देगी बच्चे? सकेंगे हाँ हमें ये सब चीजें आती हैं। इट डजंट मैटर, इट मे बी लीटर और इन टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। सेम कहानी है, कैसे? फॉर एग्जांपल लेट, हमने एग्जांपल ले लिया, लेट दो कंपोनेंट्स हैं, सेम कहानी, कंपोनेंट्स ए एंड बी आर मिक्स्ड with volume VA and VB, then volume percent of A कितना हो जाएगा, VA upon VA plus VB into 100, जहाँ पर VA VB क्या है, total percent, not same only but the volume, the word is volume here, you know, the word here is volume, not the mass। ठीक है, और ऐसे ही हाँ बाकी सब कुछ सेम, तो कुछ खास नहीं करना आपको चेंज, बस V लगा देना है m की जगह, VA प्लस VB इंटू 100। सेम कहानी चलेगी वॉल्यूम परसेंट में और मास परसेंट में, इसकी भी कोई यूनिट नहीं होगी, जैसे मास परसेंट की कोई यूनिट नहीं होगी। बोलो कोई दिक्कत? गुड, क्वेश्चन करते हैं इस पे भी, इस पे भी क्वेश्चन करते हैं। देखिएगा क्वेश्चन है, व्हेन 200 ml of HCl, इसका नाम है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl is mixed with 1 liter of H2O. Same question, then calculate volume percent of each. दोनों का वॉल्यूम परसेंट कैलकुलेट करेंगे, then calculate volume percent of each. चलिए फटाफट करिएगा इसको, then calculate volume percent of each, जल्दी से निकालेंगे आंसर। वंशिका, सॉरी वैष्णवी, श्रेया, आरची, अक्षरा, यश, तनिष्क, सिद्धार्थ, शुद्धि, HCl जिसका वॉल्यूम है 200 ml, फिर आपके पास गिवन है वाटर जिसका वॉल्यूम है 1 लीटर। अब प्रॉब्लम क्या है कि ये ml में और ये लीटर में, एक चीज ml में और एक चीज लीटर में, ऐसा तो नहीं चलेगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, या तो लीटर वाले को ml में चेंज करना पड़ेगा या ml वाले को लीटर में चेंज करना पड़ेगा। तो 1 लीटर इक्वल्स टू 1000 ml, 1 लीटर इक्वल्स टू 1000 ml, और बस हमारा क्वेश्चन खत्म हो गया। जितना क्वेश्चन हमारा पिछला था वही क्वेश्चन सेम है। अब HCl का वॉल्यूम परसेंट निकालना है आपको, तो क्या हो जाएगा, 200 अपॉन 200 प्लस 1000 इंटू 100, ये हो जाएगा 200 अपॉन 1200 इंटू 100, ये कट गया इससे, और ये 6, ये 100, ये 3, ये 50, और ये हाँ आप ml को, आपका आंसर आ जाएगा 0.2 लीटर आ जाएगा, तो 1.2 हो जाएगा, तब भी आपका आंसर आ जाएगा। आंसर विल कम इन द सेम यूनिट। आप मिली लीटर को लीटर में चेंज करें, या तो दोनों में ही, या दोनों में लीटर में चेंज, मतलब दोनों की यूनिट आपकी सेम होनी चाहिए। आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। तो वॉल्यूम परसेंट समझ में आ गया, मास परसेंट समझ में आ गया। अब आती है अगली टर्म। अगली टर्म थोड़ी सी मुश्किल है बच्चों, अगली टर्म आपको करने में थोड़ी दिक्कत आएगी, लेकिन हम करेंगे, कोशिश करेंगे, समझेंगे इसको भी। इंपॉर्टेंट है नेक्स्ट टर्म भी हमारे पास, क्या है देखते हैं। लिखिएगा जी, दैट इज वेट बाय वॉल्यूम, या मास बाय वॉल्यूम भी कह सकते हैं इसको, मास बाय वॉल्यूम भी कह सकते हैं इसको, मास बाय वॉल्यूम भी कह सकते हैं इसको। और इसका दूसरा नाम है, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, स्ट्रेंथ। मैंने आपको इसकी डेफिनेशन लास्ट टाइम पे भी लिखवाई थी, एक बार दोबारा लिखवा रहा हूँ, लिख लीजिएगा। इट इज मास ऑफ सोल्यूट
हाँ जी शुद्धि, इट इज मास ऑफ सोल्यूट। तनिष भाई ढंग से पढ़ लिया करो और आंसर दिया करो। प्रेजेंट इन सोल्यूट लिखेगा, इट इज मास ऑफ सोल्यूट इन ग्राम्स लिखेगा, सोल्यूट इन ग्राम्स प्रेजेंट इन लीटर ऑफ सॉल्यूशन, लीटर ऑफ सॉल्यूशन, प्रेजेंट इन लीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन के कितने लीटर में प्रेजेंट है, कितना मास, ये आपको इसके अंदर बताना है। ठीक है, तो अगर मान लीजिए मैं आपसे कहता हूं कि लेट x ग्राम ऑफ सोल्यूट इज डिजॉल्व इन L लीटर ऑफ सॉल्यूशन, देन जो स्ट्रेंथ होगी वो क्या होगी, STRENGTH स्ट्रेंथ, या क्या बोलेंगे इसको, W/V वेट बाय वॉल्यूम या मास बाय वॉल्यूम। ये क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी x/L, और इसकी यूनिट क्या हो जाएगी बच्चों, इसकी यूनिट हो जाएगी ग्राम लीटर इनवर्स, इसकी यूनिट हो जाएगी ग्राम लीटर इनवर्स। तो आपको यूनिट का भी खास ध्यान रखना है, इसकी यूनिट हो जाएगी ग्राम लीटर इनवर्स। तो लिखेगा बच्चों हमारे पास आज एक अगली डेफिनेशन आती है, क्या अगली डेफिनेशन आती है हमारे पास कंसंट्रेशन की, x/L दैट इज ग्राम लीटर इनवर्स, दैट इज कितना सोल्यूट का मास प्रेजेंट है कितने लीटर सॉल्यूशन में, कितना सोल्यूट का मास प्रेजेंट है कितने लीटर सॉल्यूशन में। ठीक है जी, कोई डाउट किसी को इसके अंदर, लाइक टू आस्क एनी क्वेश्चन अबाउट दिस। चलिए इसको न्यूमेरिकल करते हैं, सिंपल न्यूमेरिकल से शुरू करते हैं, उसके बाद हम इसमें आगे बढ़ेंगे। बहुत सिंपल न्यूमेरिकल लिखवा रहा हूँ, सिंपल न्यूमेरिकल लिखिएगा जल्दी से। क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द स्ट्रेंथ, बहुत सिंपल है, फाइंड द स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन व्हेन 10 grams ऑफ KCl, KCl का नाम होता है, KCl का नाम होता है, सॉरी KCl का नाम होता है पोटेशियम क्लोराइड। तो जब पोटेशियम क्लोराइड ऐड करा 10 ग्राम किसमें, इन 500 ml ऑफ सॉल्यूशन करेगा, जिसका आंसर निकालेगा इन 500 ml ऑफ सॉल्यूशन। तो आपने 10 ग्राम KCl ऐड करा 500 ml सॉल्यूशन के अंदर, इसकी स्ट्रेंथ निकालनी है। हरी अप, फाइंड आउट द स्ट्रेंथ। आया आंसर किसी का, नहीं आया, चलिए कोई बात नहीं, मैं आपको बताता हूँ। देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन है, सबसे पहला काम हमें क्या करना है, सबसे पहला काम हमें गिवन लिखना है, सबसे पहला काम हमें गिवन लिखना है। तो हम गिवन लिखते हैं यहाँ पर, क्या सोल्यूट का जो मास दिया हुआ है, यानी कि KCl का जो मास दिया हुआ है वो दिया हुआ है 10 ग्राम। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना दिया हुआ है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दिया हुआ है 500 ml। अब क्योंकि हमने यहाँ पर बात की थी कि लीटर में निकालना है, तो ml को हर बार, अब यही आपको एक ध्यान रखना है, ml को हर बार लीटर में चेंज करना है। यस आरुषि, सॉरी अंशु, बिल्कुल सही आंसर है। I'm सॉरी, मेरा मोबाइल फोन दूर रखा हुआ है, तो 500 ml है, तो इसको हम लीटर में चेंज करेंगे, तो लीटर में कितना आ जाएगा, 500/1000, दैट इज 0.5 लीटर। अब स्ट्रेंथ निकालनी है, स्ट्रेंथ क्या होता है, हमने फॉर्मूला पढ़ा, स्ट्रेंथ होता है मास ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10/0.5, ये काटा यहाँ आ गया 20 क्या ग्राम लीटर इनवर्स, 20 ग्राम लीटर इनवर्स, 20 ग्राम लीटर इनवर्स। सो दिस इज हाउ यू कैन कैलकुलेट द स्ट्रेंथ ऑफ द सॉल्यूशन। बहुत इजी हो जाता है, बस आपको ध्यान क्या रखना है, आपको ध्यान रखना है कि यूनिट में क्या दिया हुआ है और आपको क्या यूनिट में चेंज करना है। ठीक है, एक थोड़ा सा और अच्छा क्वेश्चन देता हूँ, आई होप आप लोग कर पाओगे, वैसे उम्मीद कम है आप लोगों से, पर फिर भी कोशिश करता हूँ, क्योंकि आप लोग जवाब नहीं देते। प्रॉब्लम क्या है, आप लोग ट्राई नहीं कर रहे हैं। अक्षरा तुम ट्राई नहीं कर रहे हो, आरुषि तुम ट्राई नहीं करते हो, ये गलत है। अंशु कर रहे हैं, तो भैया ट्राई करोगे तो आंसर आएंगे, ट्राई नहीं करोगे तो आंसर नहीं आएंगे। कुछ तो ट्राई करो ना, गिविंग तो लिखना शुरू करो, नहीं तो देखो फिर ऐसा तुम्हारा बेसिक कमजोर हो जाएगा, तो 10th में बहुत दिक्कत आएगी। और सब 10th में नहीं, आगे जाके आपको किसी भी, आप ये मत सोचिएगा कि आप साइंस नहीं लेंगे तो आपको काम चल जाएगा, नहीं। ये सिंपल मैथ्स है भाई, ये सिंपल बेसिक कॉन्सेप्ट है। आप चाहे IIT का एग्जाम बैठ रहे हो, चाहे आप मेडिकल एग्जाम बैठ रहे हो, IAS बैठ रहे हो, IPS बैठ रहे हो, जाना तो इसी रास्ते से है ना। ये तो बहुत सिंपल से कॉन्सेप्ट है। ठीक है, फाइंड स्ट्रेंथ सॉल्यूशन इज 1.2 ग्राम ml इनवर्स। 1.2 ग्राम सर, मुझे क्या है हमारे पास, गिवन है हमारे पास मास ऑफ सॉल्यूशन। मास ऑफ सॉल्यूशन कितना है, 500 ग्राम। 500 ग्राम हमारे पास सॉल्यूशन का मास है।
फिर हमारे पास क्या गिवन है, हमारे पास गिवन है मास ऑफ शुगर। यहाँ पर शुगर क्या है, सोल्यूट है, आपने यानी कि शरबत बनाया है। अब आपको क्या निकालना है, आपको एक चीज और भी दे रखी है, आपको डेंसिटी दे रखी है, पता नहीं क्यों दे रखी है डेंसिटी। डेंसिटी दे रखी है कितनी, 1.2 ग्राम ml इनवर्स। अब अगर ये समझ में नहीं आ रहा है ग्राम ml इनवर्स क्या है तो बाकी बात है, अदरवाइज क्यों, क्योंकि आपको डेंसिटी नहीं पता क्या होती है तो एक बाकी बात है, कोई बात नहीं, मैं आपको बताऊंगा, अभी टेंशन मत लीजिएगा। अब वो आपसे कहते हैं कि स्ट्रेंथ बताइए। अब हमें पता है कि भैया स्ट्रेंथ का फॉर्मूला क्या होता है, स्ट्रेंथ का फॉर्मूला होता है मास ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अब हमारे पास मास ऑफ सोल्यूट है, बिल्कुल है ये रहा, पर हमारे पास वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन नहीं है। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कहां से निकालें, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको डेंसिटी इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम का सहारा लेना पड़ेगा। आपको सॉल्यूशन की डेंसिटी दी है, सॉल्यूशन का मास दिया है, उससे वॉल्यूम आएगा। तो डेंसिटी कितनी है 1.2, मास कितना है m है, हमें निकालना है, सॉरी मास हमें गिवन है, मास हमें गिवन है, हमें वॉल्यूम निकालना है, मास गिवन है 500 अपॉन वॉल्यूम। तो वॉल्यूम कितना आ जाएगा, 500 अपॉन 1.2 डिवाइड करेंगे इसको, कितना आ रहा है, आई थिंक 480 के आसपास आएगा शायद, कितना आ रहा है जरा बताना, ml 416 ml। अब वॉल्यूम आ गया आपके पास कितना, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आ गया 416 ml। बस अब आपको स्ट्रेंथ निकालनी है, लेकिन पहले से किसमें चेंज करेंगे, पहले इस वॉल्यूम को चेंज करेंगे, किसमें, लीटर में। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जो आया वो कितना आया, वो 416 डिवाइड बाय 1000 इक्वल्स टू 0.416 लीटर, इतना आ गया। बस अब स्ट्रेंथ के फॉर्मूले में फिर से वैल्यू रखेंगे, स्ट्रेंथ कितनी है, स्ट्रेंथ इक्वल्स टू मास था हमारे पास सोल्यूट का कितना, अभी हमें ऊपर मास गिवन है सोल्यूट का, दैट इज 20 ग्राम। सोल्यूट का मास कितना गिवन है 20 ग्राम, 20 अपॉन 0.416, 20 अपॉन 0.416 उससे फर्क नहीं पड़ता, 0 ग्राम लीटर इनवर्स, 48.0 ग्राम लीटर इनवर्स, 48.0 ग्राम लीटर इनवर्स, ठीक है। तो इस तरीके से आपको डेंसिटी दी हो उससे आपको सोल्यूशन निकालना है, आपको मास दिया हो उससे आपको सोल्यूशन निकालना है। हाँ तो वही तो बता रहा हूँ ना, 48.07, और अगर आप डबल 6 लोगे तो 48.007 आ रहा है, तो जीरो तो आ ही रहा है ना। हमें डेसिमल के बाद का एक आंसर भी हमने निकाल दिया, हमारा काम हो गया। परसेंट ही निकाल दो, वो कहते हैं मास बाय वॉल्यूम परसेंट निकाल दो। तो कुछ नहीं करना है, आपने बस जहां पर जैसे आपने 48 निकाला है ना, तो 48 निकालने के बाद परसेंट का मतलब क्या हो गया, आपको 100 कर दिया, इधर मल्टीप्लाई बाय 100 करना होता है आपको, तो जो फॉर्मूला है उसमें सॉरी मल्टीप्लाई कर दिया, तो उसमें आपको मल्टीप्लाई बाय 100 करना है और उस आता आपको परसेंटेज निकाल देनी है। तो ये फ्रैक्शन है और हमें यहाँ क्या निकालना है, परसेंटेज निकालना है। तो इतना ज्यादा कुछ वेरिएशन नहीं है, पर अलग अलग लोगों का अलग अलग तरीका होता है पढ़ाने का, या स्कूल का अलग अलग तरीका होता है पढ़ाने का, तो उसमें आप टेंशन नहीं, ठीक है ना। तो वहां क्या हो जाएगा, मास ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट इनटू 100, ठीक। बस जब वो 100 में निकलवाते हैं तो ज्यादातर ml में निकलवाते हैं, और हमने ज्यादातर लीटर में निकलवाया, इतना फर्क हो जाता है, ठीक है। चलिए, तो हमने सॉल्यूशन पढ़ा, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन पढ़ा, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन पढ़ा, डाइल्यूट सॉल्यूशन पढ़ा। अभी नेक्स्ट हेडिंग आते हैं हमारे पास प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन। आई थिंक मैंने प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन तुम्हें नहीं कराया, करवा दिया प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन। बच्चों प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन तो खैर हम लोग पढ़ चुके हैं, जिसमें मैंने आपको बताया था साइज़ क्या होता है किसी भी सोल्यूट का अगर उसे होमोजेनियस मिक्सचर बनना है, और हमने बात करी थी कि वो कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ दिखाते हैं, टिंडल इफेक्ट नहीं दिखाएगा, स्कैटरिंग ऑफ लाइट नहीं होगा, सेटल होगा या नहीं होगा, ये सारी प्रॉपर्टीज़ हमने पहले ही पढ़ ली थी सोल्यूशन की। अच्छा, आपको करना क्या है, जैसे मैंने आपको भी मास परसेंट, वॉल्यूम परसेंट और स्ट्रेंथ के क्वेश्चंस कराए हैं 2-3, आपको बाकी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है अपने असाइनमेंट बुक के अंदर। अगर आप अपना असाइनमेंट बुक देखेंगे तो आपको मिली होगी, हम लोगों ने आपको एक असाइनमेंट बुक दिया है, इसमें पेज नंबर 110 पर आपका चैप्टर शुरू है, दैट इज मैटर अराउंड अस प्योर। तो उस चैप्टर के अंदर आपको क्या मिलेंगे, उसके अंदर आपको उसके असाइनमेंट क्वेश्चंस मिलेंगे, एंड यू हैव टू लर्न दोज क्वेश्चंस फ्रॉम एनसीईआरटी, वो आपको करने ही करने हैं। एक्टिविटीज़ मैंने आपको उसमें दी हुई है असाइनमेंट के अंदर, वो भी आपको करनी ही करनी है, ठीक है, वो आप करेंगे। अच्छा, इस चैप्टर के अंदर अगर आप देखेंगे पेज नंबर 110 एंड 111, तो वहाँ पर हमने क्या करा हुआ है, वहाँ पर हमने आपको इसकी सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज, सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड डेफिनेशंस भी दी गई है, तो ये आपको करनी है, ठीक है बच्चों। तो असाइनमेंट बुक को बिल्कुल यूज़ करते रहेंगे, उससे एक्सरसाइज करते रहेंगे, और
एक्टिविटीज़ इस चैप्टर में बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आप करेंगे। पेज नंबर 127 पर आपको असाइनमेंट दे रखे हैं, वो आपको करने हैं। पेज नंबर 129 पे आपको एक्सरसाइज दे रखी है सोल्व, वो आपको ज़रूर करनी है किसी भी हाल में, ठीक है बच्चे। तो ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद एक्सरसाइज नंबर 2 आपको ज़रूर करनी है। आई होप आप कल तक एक्सरसाइज नंबर 2 कंप्लीट कर लेंगे। तो कल हम एक्सरसाइज नंबर 2 के भी क्वेश्चंस डिस्कस कर लेंगे। और उसके बाद एक्सरसाइज नंबर 3 की बात करते हैं। इसमें क्या है, इसमें क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 बल्कि 11 तक जो है मास परसेंट, वॉल्यूम परसेंट और स्ट्रेंथ पे क्वेश्चन गिवन है। तो ये एक्सरसाइज 3 आप बल्कि एक काम करिए, एक्सरसाइज 3 ज़रूर करिएगा पहले। 2 और 1 हम चाहे बाद में कर लेंगे, पर एक्सरसाइज नंबर 3 दैट इज़ एट योर पेज नंबर 134 असाइनमेंट बुकलेट के अंदर आपके पास एक्सरसाइज नंबर 3 जो है वो आपको ज़रूर करनी है, जो नेक्स्ट लेक्चर पर डिस्कस करेंगे, ठीक है बच्चों।